अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुकदमा के प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम का नाम हमने तारीख़ आलम के एक बहुत बड़े मुफक्कर यानी इब्न खुल्दून की एक किताब मुकदमा से मंसूब किया हुआ है। और इस किताब में जैसा कि आपको मालूम होगा कि इब्न खुल्दून तारीख़, समाजियात, फ़लसफ़ा और फ़लसफ़ा तारीख़ पर एक बहुत ही थ्योरेटिकल और सिस्टमैटिक गुफ्तगू करते होते हैं। तो इसी रिवायत से एक तरह से इंस्पिरेशन लेते हुए आज हम मुकदमा में एक नए सीरीज़ यानी मुकदमा थ्योरी का आगाज़ कर रहे हैं। और जिसका मकसद बुनियादी तौर पर मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन और उसके अलावा जो रेडिकल ट्रेडिशन है उसके जितने भी प्रोग्रेसिव थिंकर्स हैं उनके नज़रियात, उनके आइडियाज़ को डिस्कस करना और उनके तनाज़ुर में मौजूदा जो दुनिया के हालात हैं उनको समझना, वो इस प्रोग्राम का मकसद है। तो आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम एक ऐसे ही मुफक्कर यानी जनाब कार्ल मार्क्स से कर रहे हैं। और हम इस प्रोग्राम में उसके मुख्तलिफ नज़रियात और आइडियाज़ को बहस लाएंगे। चूंकि ये पहला प्रोग्राम है तो हम बुनियादी जो आइडियाज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे तो हम और आइडियाज़ जो हैं और थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करेंगे और मजीद पोलिटिकल इकोनॉमी और इस तरह के और जो मार्क्स के जितनी भी खिदमात है, कंट्रीब्यूशन है, उन पर डिस्कशन करेंगे। तो अभी हमारे साथ कार्ल मार्क्स पे गुफ्तगू करने के लिए दो मुनफरिद शख्सियत जो हैं वो मौजूद हैं। एक अयाज मलिक साहब हैं, वो कनाडा में होते हैं, पीएचडी कर रहे हैं वहाँ से और लिखते भी हैं मार्क्स पे, काफ़ी गहरी दिलचस्पी रखते हैं उसके मार्क्स में। और एक आज हमारे जो नए साथी हैं प्रियांश, वो भी मार्क्स की तालीमात से एक तरह से मुतासर हैं और बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। और साथ साथ वो एक जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं और आजकल कनाडा में जो है वो पीएचडी कर रहे हैं। तो अयाज और प्रियांश साहब का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में हैं। और आप एक तरह से मेरे भी शुक्रिया अदा करें कि मैं आपको इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो अयाज, मार्क्स पे आने से पहले एक सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इस मौके पर जो मुझे एक चीज़ याद आ रही है, एक हॉब्सबॉम ने ऐसे लिखा था मार्क्स पे। और उसमें वो बेसिकली लिखते हैं कि लंदन में जहाँ पे मार्क्स दफन है तो साथ में हर्बर्ट स्पेंसर की कब्र भी मौजूद है। तो वो बड़ी दिलचस्प एक बात बताते हैं कि 19वीं सदी के दोनों मुफक्कर अलग अलग तरह से जो है तारीख में जाने जाते हैं। और एक हर्बर्ट स्पेंसर की बात करते हैं कि वो अपने दौर के यानी 19वीं सेंचुरी के अरिस्टोटल माने जाते थे। लेकिन मार्क्स जो है वो रिलेटिवली ज़रा अननोन थे और लंदन में जो है वो एंगल्स की मारियाती के पैसों पे जो है पल रहे थे और एक तरह से लाचार किस्म की जिंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन आज मार्क्स की वफात के बाद तकरीबन 50 साल बाद हम देखते हैं तो मार्क्स को हर कोई जानता है, लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर को कोई नहीं जानता। और सिर्फ ना ये कि मार्क्स को जानते हैं लोग, बल्कि जब भी किसी बहरान यानी क्राइसिस की कैफियत होती है तो मार्क्स पर जो है गुफ्तगू या डिस्कशन जो है और ज़्यादा तेज़ हो जाती है और मार्क्स इज बैक की एक जो गुफ्तगू है वो हमें मिलती है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या 150 साल बाद मार्क्स की तालीमात आज के दौर में रेलेवेंट हैं? और अगर रेलेवेंट हैं तो किस तरह से रेलेवेंट हैं? मैं चाहूंगा कि आप पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दें कि मार्क्स कौन है और क्या थे, और फिर उसकी रेलेवेंसी पे जरा आप आ जाएं कि उसकी रेलेवेंस आज के दौर में क्या है। तो ठीक अयाज मलिक साहब, आप या प्रियांश गुफ्तगू का आगाज जो भी ठीक करना चाहते हैं। मैं बहुत शुक्रिया शहाब और बाकी दोस्तों का इस प्रोग्राम के हवाले से रब्ता करने के लिए। जो मार्क्स के जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, जो उसकी जो ख्यालात हैं अमूमी, उन पर तो हम मज़ीद तफसील में रोशनी डालेंगे इस प्रोग्राम में भी और अगले 2-3 प्रोग्रामों में भी। लेकिन जहाँ तक मार्क्स की रेलेवेंस की बात है, तो मार्क्स की रेलेवेंस एक तो ये है कि जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि हर सरमायादारी निज़ाम या जो वर्ल्ड सिस्टम है, वर्ल्ड इकोनॉमी है, वो जब भी बहरान की कैफियत में मुब्तला हो जाती है, उसमें हमेशा जो है वो इवन जो मेन स्ट्रीम पब्लिकेशंस होती हैं, फाइनेंशियल टाइम्स, इकोनॉमिस्ट, जिनको हम आमतौर तौर पर बाएं बाजू से या तरक्की पसंद सोच से नहीं मुंसलिक करते, उधर भी जो है वो मार्क्स के ऊपर कई आपको कॉलम नज़र आएंगे, कई आपको रिफ्लेक्शंस नज़र आना शुरू हो जाती हैं। और उसकी वजह सादा सी ये है, वो ये कि मार्क्स जो है वो पहला मुफक्कर था जिसने सरमायादारी के जो अंडरलाइंग जो पैटर्न्स हैं, जो उसके लॉज हैं,
सरमायादारी जिन मखसूस पैटर्न्स के जरिए, जिन मखसूस रुझानात के जरिए काम करती है, और लॉज, अगेन लॉज उस तरह के नहीं है, अब इस पर भी हम मजीद बाद में बात करेंगे, लॉज इस तरह के नहीं है कि मुकम्मल तौर पर आफाकी लॉज के यूनिवर्सल हमेशा हमेशा के लिए वैलिड लॉज। जब मार्क्स लॉज की बात करता है तो वो हिस्टोरिकली वैलिड लॉज की बात करता है, जो कि सरमायादारी के दौर से मखसूस लॉज हैं। तो वो जो पैटर्न्स हैं खास तौर पर खास तरीके के सरमायादारी के, वो मार्क्स पहला थिंकर था, मुफक्कर था जो जिसने उनकी निशानदेही की। और वो पैटर्न्स कुछ यूं हैं कि अमूमी तौर पर तो सरमायादारी निज़ाम और उसके जो आइडियोलॉग हैं उनको इस बात का बड़ा घुमंड होता है कि ये बहुत ही कोई तरक्की करने वाला और कराने वाला निज़ाम है। कहने का मतलब ये है कि इसकी जो जिहत है, इसकी जो सिमत है, वो एक लीनियर सिमत है, जो कि बाद एक लेवल पे ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ मार्क्स एक्चुअली ये कहते हैं कि एक्चुअली ये लीनियर निज़ाम नहीं है, इसमें एक सर्कुलरिटी भी है। और वो सर्कुलरिटी क्या है, वो उसके पैटर्न्स हैं, और उसमें खास तौर पर यह है कि उसके हर चंद साल बाद यानी कि हर 10 से 12 साल बाद एक छोटा क्राइसिस आता है, और हर 30 से 40 साल बाद एक बहुत बड़ा क्राइसिस आता है। और इस क्राइसिस की क्या वजूहात हैं, इसकी पॉलिटिकल इकोनॉमी में वजूहात हैं, इसकी सियासियात में वजूहात हैं, जिस पर हम मजीद इस प्रोग्राम में और अगला प्रोग्राम जो हम मार्क्स की पॉलिटिकल इकोनॉमी पे करेंगे उस पर रोशनी डालेंगे। लेकिन क्योंकि मार्क्स ने सरमायादारी की बेस पर, सरमायादारी की बुनियाद पर ये जो कुछ बुनियादी रुझानात हैं इनकी निशानदेही की थी, इसलिए जब भी सरमायादारी बहरान में जाती है, सरमायादारी निज़ाम को बहरान आता है, तो उसकी जो रेलेवेंस है वो वापस उभर कर सामने आ जाती है। बल्कि मैं तो यूं भी कहूँगा कि मार्क्स जिस दुनिया के बारे में लिख रहा था, दास कैपिटल जो उसकी सबसे मशहूर जो और सबसे ज़ख़ीम किताब जो है, वो एक्चुअली अब कहीं ज़्यादा हमें रेलेवेंट लगती है, ना कि 150 साल पहले जब मार्क्स ने एक्चुअली वो किताब लिखी 1865-1871 के आसपास। तो कहने का मतलब ये कि लोग कहते हैं कि मार्क्स ने तो 150 साल पहले लिखा था सरमायादारी के हवाले से, तो अब क्या रेलेवेंस है? तो इनफैक्ट उसकी रेलेवेंस अब कहीं ज्यादा है, क्योंकि जिस दुनिया को मार्क्स उस वक्त लंदन में बैठा देख रहा था, वो अब महज लंदन की हकीकत नहीं है, बल्कि वो एक लेवल पर फैलकर पूरी दुनिया की हकीकत बन चुकी है। तो एक तो ये अमूमी तौर पर बात है कि जी मार्क्स की क्या रेलेवेंस है, और बार बार जो है वो मार्क्स का जिक्र क्यों आता है, और उनके दुश्मनों की तरफ से भी आता है, ना कि सिर्फ वो जो उनकी जो सोच है, उनकी जो उसकी पैरवी करते हैं। और उसके पीछे एक मेथड का भी है कि जो मार्क्स का मेथड है समाज को समझने का, वो भी बहुत अहम है, इस पर हम बात करेंगे। उसका दूसरा पहलू ये मार्क्स रेलेवेंस का, वो महज सरमायादारी नहीं, वो हमारे जो तरक्की पसंद या जो बाएं बाजू सोच से, तनकीदी सोच से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं और तनकीदी सियासत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनके लिए है। और वो ये कि ऑफकोर्स हम मार्क्स की तरफ बार बार वापस जाते हैं, इसलिए नहीं कि हम कोई मार्क्स को कुरान समझते हैं या कुछ इस तरह की कोई मुकद्दस सहीफा है जो कि हमेशा हमेशा के लिए ठीक है। एक तो हम उसकी मेथड को समझने के लिए, दूसरा ये कि अगेन उसकी रेलेवेंस जो जिसको मैंने बार बार बताया कि सरमायादारी के हवाले से उसकी रेलेवेंस। तीसरा ये कि ऑफकोर्स जब हम फाउंडिंग टेक्स्ट की तरफ जाते हैं, तो वो महज ये नहीं है कि हम माजी की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन माजी की तरफ जाने का जो रास्ता है उसमें अक्सर हमें बहुत सारे ऐसे साथी मिल जाते हैं जो कि हमें लगता है कि एक सतही तौर पे तो लगता है कि ये आज के लिए जो है इनकी कोई रेलेवेंस नहीं है, लेकिन अक्सर पता चलता है कि यार कुछ साथी ऐसे भी थे आज के दौर में नहीं तो पिछले दौर में, जो वो भी मार्क्स की तरफ वापस गए थे, या इस किस्म के जो मेजर टेक्स्ट है, मेजर थे मुफक्किरीन है, इनकी तरफ वापस गए, और वो भी हमारी तरह ही सोचते थे, और वो भी हमारी तरह के हालात को ही जो है ना फेस कर रहे थे, उसका उनका सामना कर रहे थे। इसलिए एक वैल्यू है उसकी तरफ वापस जाने में, और वो इसलिए क्योंकि उसकी जो थॉट की जो वाइटैलिटी है, जो उसका मेथड है, जो फ्रेडरिक जेम्सन की बहुत मशहूर बात है कि मार्क्सिज्म इज द अनट्रांसेंडेबल होराइजन ऑफ आवर टाइम, यानी कि जब तक सरमायादारी निज़ाम है, जब तक मार्क्स की जो तनकीदी सोच है, मार्क्स ने जो रुझानात, जो पैटर्न्स आइडेंटिफाई किए थे इस निज़ाम के हवाले से, जब तक उनकी अहमियत रहेगी और उनको ट्रांसेंड नहीं किया जा सकता एक लेवल पर। सार्थर भी पॉइंट पे कहता है कि मार्क्स को जो लोग ट्रांसेंड करने की कोशिश करते हैं वो प्री मार्क्स की तरफ जाते हैं, ना कि पोस्ट मार्क्स की तरफ, क्योंकि जिन हालात में मार्क्स लिख रहा था, जिन हालात में मार्क्स पैदा हुआ था, जिन हालात में वो सोच पैदा हुई थी, वो हालात अभी तक हमारे साथ हैं, और क्योंकि वो हालात हमारे साथ हैं इसलिए हम एक लेवल पर अपनी सोच से उससे आगे नहीं जा सकते, उसकी बुनियाद पर ही आगे कुछ होगा।
बहुत शुक्रिया अयाज और शाह। मैं बिल्कुल सहमत हूँ जो अयाज जो कह रहे हैं। मार्क्स के साथ सोचने की जो जरूरत है वो अभी भी, और अभी हम एक ऐसे समय में है जो कोई कोरोना वायरस जिसमें कि एक क्वारंटाइन और लॉकडाउन हो गया है, और एक ऐसी स्थिति आ गई है जो कि जो मतलब हम लोगों ने कई दशकों से ऐसी स्थिति देखी नहीं थी। तो इसमें फिर से मार्क्स के सवाल फिर से उठते हैं। मार्क्स की सोच के सवाल, और ये जो समझदारी है, ये पूंजीवाद जिसको हिंदी में कहते हैं कैपिटलिज्म, उसकी बात फिर से उठती है। क्योंकि जिस तरीके से ये इकोनॉमी में हम रिसेशन देख रहे हैं, जिस तरीके से नौकरियां जा रही हैं, ये सब जो सवाल हैं, इन सवालों से मार्क्स की जो विचार थे, जो उनकी सोच थी, उसका एक डायरेक्ट ताल्लुक। तो अगर हम ये अगर तो मार्क्स के साथ सोचने की एक हमको उसमें एक जो शक्ति मिलती है, और जो मार्क्स के साथ सोचने से जो हमको एक जो फायदे हैं, वो उन पे हमको गौर करना होगा। और इसलिए मार्क्स की बात आती है। जैसा अयाज ने कहा कि ये अब आप जो पॉपुलर मीडिया की जिसकी आप बात करते हैं, जैसे कि अब आप फाइनेंशियल टाइम्स जैसे अखबार, या इकोनॉमिस्ट मैगजीन, या गार्डियन, जो कि ये तीनों जो ब्रिटेन में जो है, ये बड़े मीडिया हाउस, आप न्यूयॉर्क टाइम्स या वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अखबारों की बात भी करें, उसमें आप देखते रहेंगे कि हर कुछ महीने या कुछ सालों में मार्क्स के ऊपर काफी लंबे और काफी ये बहुत एनालिसिस आपको देखने को मिलता है। और उनके ओपिनियन सेक्शन से लेकर आप उनकी ये उनके जो फीचर्स जो होते हैं उसमें आप बार बार देख। तो मार्क्स के साथ सोचने की जो जरूरत है वो हर कोई समझ रहा है, और इस जरूरत से हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि मार्क्स के जो आइडियाज हैं, जो उन्होंने जिस तरीके से पूंजीवाद को समझा, वो फंडामेंटल है। उसके बिना अगर हम मार्क्स के आइडियाज और उनके जो सोच और जो उनके विचार है, अगर उनके साथ अगर हम नहीं सोचेंगे, और ये इसमें जैसा कि अयाज ने एकदम सही बात की कि उसको रेप्लिकेट करना सोल्यूशन नहीं है, कि अब आप उसको एकदम पढ़ के आप उसको, जैसे जिसको अंग्रेजी में जिसको जो कैनोनिकल, आप उसको टेक्स्ट आप उसको मान लें और उस पर आप सवाल ना पूछें। तो सवाल पूछने जरूरी है, क्योंकि सवाल इसलिए पूछने जरूरी है जिससे कि हम एक बेहतर समझ हमारे सामने प्रकट हो। तो इसलिए मार्क्स का रेलेवेंस जो है, और अभी आप अगर देखें कि 2008 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया, रिसेशन आया, उसके बाद 2020 में फिर से वैसी स्थिति दिख रही है, और हमको ये नहीं पता है कि अब इसके बाद क्या होगा। कि ये जो कोरोना वायरस जो एक ऑलमोस्ट ये आपने एक ऐसे एक क्या कहेंगे कि एक अनसर्टेन सिचुएशन जो हमारे सामने आ गई है। अब इसमें काफी थिंकर्स अभी आप देखेंगे कि वो कह रहे हैं कि इसमें कुछ जो राजनीतिक या फिर आप ऐसा कहें कि अपहीवल या रेवोल्यूशन की भी पॉसिबिलिटीज कुछ लोग देख पा रहे हैं। लेकिन वो क्यों तो वो लोग जो ये पॉसिबिलिटीज देख पा रहे हैं, वो लोग भी ये सोच रहे हैं कि वो मार्क्स के आइडियाज को साइट कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं। तो मार्क्स के जो जैसा कि अयाज ने कहा कि 150 साल पहले जो लिखी हुई चीजें हैं, वो जो आप उसमें से कोई स्टेटमेंट या आप उसमें से कोई सवाल आप निकाल के आगे रखें, तो वो आज भी उतना ही पुरजोर है, और उसके साथ आपको सोचना जरूरी। ठीक, अच्छा। अयाज और प्रियांश, आप दोनों ने एक बड़ी दिलचस्प बात की, रेप्लिकेशन की। और अयाज, आपने ये कहा कि मार्क्स की जो तालीमात हैं वो कोई इस तरह के लॉज, ट्रांसेंडेंटल लॉज नहीं है या कोई आलमगीर लॉज नहीं, बल्कि वो तारीखी हवाले से जो है वो कुछ टेंडेंसीज और कवानीन जो हैं वो हैं। और अगर इसी से एक दिलचस्प सवाल जो है मेरे जहन में आ रहा है कि चूंकि यहाँ पे थ्योरी की बात हो रही है, और थ्योरी का ताल्लुक जो है वो किसी तरह से तजर्बे से भी जुड़ा होता है, तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रा मार्क्स की ज़िंदगी पे आएँ और उसकी फ़िक्र इर्तिका के बारे में बताएं कि उनकी अपनी ज़िंदगी में ऐसे क्या तजुर्बात थे और ऐसे क्या एक्सपीरियंसेस थे जिसकी वजह से वो इस नतीजे पे आए जो कि अब हमारे सामने मौजूद हैं, और उनमें क्या क्या तब्दीली आती रही। इस सवाल के हवाले से एक और नुक्ता जो मैं करना चाहूँगा, इस सवाल का एक मकसद ये भी है कि हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि
थ्योरी से, एक तरह की जैसे आपने बात की कि डॉगमेटिकली एक अटैचमेंट होती है, और कई लोग ये नहीं देख पाते कि मार्क्स अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें रिविजिट करते रहें, अपने ख्यालात रिविजिट करते रहें। तो क्या इस तरह की कोई बात है मार्क्स की अपनी ज़िंदगी में, और उसके फ़िक्री इर्तिका क्या है, उनके फ़िक्री तब्दीली किस तरह हुई, इस पे ज़रा आप कुछ रोशनी डालें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। देखें, एक दो लेवल पे इस बात का जवाब है। एक तो बहुत बुनियादी बात है, वो ये कि अगर मार्क्स की थ्योरी को, मार्क्स की जो भी सोच है, उसको अगर एक जुमले में अगर जम किया जाए ना, तो वो है तारीखियत। हर चीज, कोई भी चीज अटल हकीकत नहीं है। मार्क्स ने हेगल की आइडियलिज्म से, और हम इस पर आएंगे अभी, हेगल की आइडियलिज्म से जो अगर एक लेसन उसने लिया, एक नतीजा अखज़ किया, वो ये है कि हर चीज की, हर तसव्वुर की, हर शय की अपनी तारीखियत है। कोई चीज अटल नहीं थी क्योंकि कोई चीज अटल नहीं थी, हर चीज की अपनी तारीख है। इसलिए जो चीज उसकी एक पॉइंट पे वो नहीं थी, अब है, और एक पॉइंट आएगा कि वो नहीं होगी। राइट? तारीखियत जो है ना, वो मार्क्स की तमाम सोच की कुंजी है, बेसिक की है। ठीक है, नंबर 1। और इसका क्या मतलब है, इसको हम मजीद इलेबोरेट करेंगे इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में भी और अगले वाले प्रोग्रामों में भी। अच्छा, जहां तक मार्क्स की अपनी जो सोच है, इसके अंदर जो इर्तिका है, इस पर ऑफ कोर्स बहुत बड़ी डिबेट है। सबसे मशहूर ऑफ कोर्स में जो बात है वो तो लुई अल्थुज़र की है कि मार्क्स एक लेवल पर, एक पॉइंट पर हेगेलियन थॉट से मुकम्मल ब्रेक करता है। और हेगेलियन थॉट से अल्थुज़र के मुताबिक वो एक आइडियलिस्ट, और जिसको अल्थुज़र एक्सप्रेसिविस्ट एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, और इस पर क्या मतलब है, हम अल्थुज़र पे भी एक प्रोग्राम करेंगे, उस पर मजीद हम बातचीत करेंगे। से ज़्यादा पॉलिटिकल इकोनॉमी एक साइंटिफिक सोच की तरफ आता है। मैं अल्थुज़र से मुकम्मल तौर पर जो है वो इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन ये बात सच है कि मार्क्स की अपनी सोच में आपको इर्तिका नजर आता है। और वो इर्तिका क्या है, उसको आप 2-3 नोडल पॉइंट्स के इर्द गिर्द आप उस इर्तिका को पिन पॉइंट कर सकते हैं। एक तो सबसे जो पहला है वो उसका जो यंग हेगेलियन ट्रेंड था, जो अजीम जर्मन फलसफी, अजीम यूरोपियन फलसफी जॉर्ज हेगल, उनकी जो सोच है, जिसको हम ख्याल पसंदी या आइडियलिज्म कहते हैं, जिसके तहत बुनियादी तौर पर तारीख का जो फ्लो है, तारीख का जो इर्तिका है, वो रूह, यानी रूह मुतलक जिसको हम कहते हैं कि स्पिरिट, एब्सोल्यूट आइडिया का इजहार है। यानी कि एब्सोल्यूट आइडिया की जो मूवमेंट है, वो बेसिकली तारीख का प्राइम मोटर हेगल के मुताबिक है, जिसके तहत यानी कि जो मारूजी और मादी दुनिया है, वो महज एक अक्स है एब्सोल्यूट आइडिया या रूह मुतलक के अपने इर्तिका की। ठीक, मार्क्स ने और एंगल्स ने इस बात से ब्रेक किया, और उन्होंने कहा कि जो आइडियाज और मटेरियल रियलिटी, आइडियाज और मटेरियल कंडीशंस का जो आपस में रिश्ता है, उसमें हेगल इस बात पे बिल्कुल ठीक है कि चीजों का इर्तिका होता है, कोई भी चीज साकित नहीं बैठती, कोई भी चीज अटल नहीं होती। लेकिन एक लेवल पे मार्क्स जो खुद कहता है कि मैंने हेगल को उलट किया, अब इस पर भी बहुत बहस है कि इसका मतलब क्या है, लेकिन उसकी बुनियादी बात यह है कि भाई जो आइडियाज हैं, हमें जो तारीख में तस्वुरात नजर आते हैं, तारीख के और तारीख में रहने वाले लोगों के अपने बारे में जो तस्वुरात हैं, वो महज हवा में मौलिक नहीं होते, उनकी महज ऑटो जस्टेशन नहीं होती, उनका ताल्लुक वसी तर समाजी, मारूजी और माशी हालात से होता है। तो ये तो सबसे पहले ब्रेक है मार्क्स का हेगल से। और इसमें ऑफ कोर्स उसके बहुत सारे लोगों से डिबेट में था, वो लुडविग फॉयरबाख, जो उस वक्त के जो हेगल और यंग हेगेलियन जो रुझान था जर्मनी में, फ्रांस वगैरह में, इसकी जो क्रिटिक मेन थी वो फेयरबाख की तरफ से थी, और मार्क्स ने दोनों की एक लेवल पे एक दूसरे के जरिए क्रिटिक की, हेगल फेयरबाख से। एक तो ये है जिसमें फिर वो हेगल की थ्योरी ऑफ द स्टेट की क्रिटिक करता है, और हेगल की बहुत सारे मुख्तलिफ तस्वुरात हैं जिसकी हेगल की क्रिटिक करता है। दूसरा फिर हमें नजर आता है जो ब्रेक, वो 1848 के बाद है। 1848 में जो है ना, वो दो बहुत अहम वाकयात रुनुमा होते हैं मार्क्सिस्ट थ्योरी के हवाले से। जो है वो मार्क्स और एंगल्स मिलकर जो है वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखते हैं, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का जिन लोगों ने वो पढ़ा है, वो टेक्स्ट जो है वो जो एक पम्फलेट है, और यानी कि पिछले 150 साल के सबसे इन्फ्लुएंशियल राइटिंग्स में से उसको माना जाता है, तमाम तारीख, पिछली 150 साल की तमाम दुनिया की तारीख में। उसमें आप पढ़े तो उसमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इनकलाब इमिनेंट है, कल आने वाला है, राइट। और 1848 के शुरू में वो लिखते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और 1848 के पूरा साल, जिन साथियों को सकता है इल्म हो, यूरोप में पूरे यूरोप में इनकलाब आते हैं। फ्रांस, जर्मनी, इटली, आप नाम लेते जाएं, यूरोप के हर मुल्क में जो है
और उस वक्त जो एम्पायर थी उसमें जो है वो जमहूरी इनकलाब, जिनको हम जमहूरी इनकलाब कहते हैं। लेकिन उस वक्त यूरोपियन जो हुक्मरान तबकात हैं, जो कि एक उभरती हुई बुर्जुआजी है, उभरती हुई सरमायादाराना तबका है, और उसके साथ जो पुरानी एरिस्टोक्रेसी है, उन्होंने मिलकर इस नीचे से जो उभार था, जो इनकलाबी एक रेला था, उसको कुचला भी। जब वो कुचला गया तो फिर मार्क्स की थॉट में एक और शिफ्ट आता है, और वो एक्चुअली सोचना शुरू करता है स्ट्रेटेजिकली अबाउट पॉलिटिक्स, कि एक तो है इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस और जो सरमायादारी निजाम के जो वक्तन फक्तन बहरान आते हैं, उससे एक ट्रेन बनती है, उससे एक ओपनिंग आती है। लेकिन महज ऑटोमेटिकली इनकलाब नहीं आता, उसके लिए मुख्तलिफ जो समाजी कुव्वतें उनको 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 ऑर्गेनाइज होना पड़ता है, उनको के एक लेवल पे मैं यूं कह सकते हैं कि मार्क्स पॉलिटिकल जो स्फीयर है उसकी रिलेटिव ऑटोनॉमी के बारे में सोचना शुरू करता है, राइट, कि इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स के लिंक को वो मजीद पेचीदा करना शुरू कर देता है। और ये उसकी उन तहरीरों में आपको नजर आता है जो 1848 के बाद लिखी गई हैं, जिसमें क्लास स्ट्रगल्स इन फ्रांस है, 18 ब्रूमेर एक क्लासिक टेक्स्ट है इस मामले के बारे में, इस मामले के हवाले से। तो एक ये शिफ्ट है। और इसके साथ साथ ऑफ कोर्स जब वो हेगल से ब्रेक करता है, हेगल के फलसफे से ब्रेक करता है, तो वो सियासत, रियासत और सियासी माशियात, जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, उसकी तरफ भी ज़्यादा बढ़ना शुरू होता है। पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी, उसकी क्रिटिक की तरफ। तो एक तरफ वो ये सियासत के एक बहुत ज़्यादा पेचीदा कंसेप्शन की तरफ जा रहा है, दूसरी तरफ वो अपनी जो पॉलिटिकल इकोनॉमी की जो क्रिटिक है, पॉलिटिकल इकोनॉमी की जो तनकीद है, जो कि जिसके सबसे बड़े अलमबरदार उस जमाने में एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो और एक छोटे लेवल पर माल्थस थे, उनकी क्रिटिक को मजीद कॉन्क्रेटाइज करता जा रहा है, मजीद उसमें ठोस उसको करता जा रहा है, जिसका फिर कल्मिनेशन हमें बाद में जाके मिलता है, जो कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी वो लिखते हैं, और बाद में जाके दास कैपिटल जब लिखते हैं। तीसरा जो, और दास कैपिटल 1865 में पहली दफा वो शाया होती है। और तीसरा जो मेजर शिफ्ट, ब्रेक मैं नहीं कहूँगा, शिफ्ट जो मेरे ख्याल में मार्क्स की सोच में आप देख सकते हैं, वो है 1871, 1871 में यकीनन साथियों को पता होगा, पेरिस कम्यून का जो है ना तारीखी वाकया पेश आया, कि जब 2 महीने के लिए पेरिस में वर्करों ने और जो आम मेहनत का शमाम थी, और यह बात याद रखनी है कि सिर्फ मैं यहाँ पर पेरिस में सिर्फ फ्रांसीसी वर्कर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पेरिस उस वक्त याद रखें कि पूरे यूरोप का और इवन यूरोप के बाहर का जो फ्रांसीसी कॉलोनीज थी, वहां के उधर की भी मेहनत कशों का एक गढ़ था। वहां पर जो है एक बहुत बड़ी तहरीक उठी, जिसने पेरिस को और उसके मजाफात को 2 महीने के लिए मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया, और वर्कर रन गवर्नमेंट वहां पे चलाई, एक वर्कर स्टेट बनाई। तो मार्क्स जो है उस तजुर्बे में बराह रास्त इन्वॉल्व था, क्योंकि मार्क्स की तंजीम थी फर्स्ट इंटरनेशनल, उसके लोग उसमें बहुत करीबी तौर पर उसमें इन्वॉल्व थे। और 1871 के बाद भी मार्क्स के सोच में जो है वो रियासत के हवाले से और इनकलाब के हवाले से एक इर्तिका हमें नजर आता है। और ख़ास तौर पर यह भी नजर आता है कि मार्क्स जो है इंक्रीजिंगली सिर्फ 1871 नहीं, लेकिन उससे पहले भी और 1871 के बाद भी जो नॉन यूरोपियन समाज हैं और उनकी जो अपनी तारीख है, उनकी तरफ एक नजर डालना शुरू करते हैं, उनको बहुत सीरियसली स्टडी करना शुरू करते हैं। पहले भी कर रहा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा 1871 के बाद, ये उनकी मौत से पहले, वफात से पहले, ये वो करना शुरू करते हैं। और इसमें बहुत सारी इसकी हमें निशानदियां मिलती हैं। निशानदेही है इसकी, मिसाल के तौर पर जो एंगल्स की मशहूर किताब है मार्क्स के नोट्स से निकली हुई, ओरिजिन्स ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, उसमें मार्क्स के जो इंडिजिनस सोसाइटीज में नोट्स है उसके हवाले से मार्क्स रशियन जो इनकलाबी थे उनसे जो है इन टच है। और रशिया में जो पुराना जो एग्रीकल्चर का जो सिस्टम था, जिसको मीर कहते हैं, जो एक इंडिजिनस कम्यून सिस्टम था, उसके हवाले से सोच रहा है। मार्क्स थोड़े दिनों के लिए अल्जीरिया जाते हैं अपनी बीमारी के दौरान, तो अल्जीरिया की जो पुरानी जो निज़ाम पैदावार था उसके बारे में उनके नोट्स हैं। मार्क्स के नॉर्थ अमेरिका में जो इंडिजिनस जो सोशल फॉर्मेशंस थी उसके हवाले से नोट्स हैं। और एक बहुत खूबसूरत पेपर है फ्रैंकलिन रोजमोल्ट का, मेरे पसंदीदा मज़ामीन में से है, कार्ल मार्क्स एंड द इरोक्वा। इंटरनेट पे मिल जाएगा, किसी को अगर सर्च करें कार्ल मार्क्स एंड द इरोक्वा, जिसमें वो मार्क्स की एथनोलॉजिकल नोटबुक्स के बारे में बात करते हैं। तो एक है मेथड मार्क्स का, राइट, जो मेथड वो बनाता है जब वो फलसफियाना तौर पर हेगल से और फ्योरबाख से ब्रेक करता है, लेकिन फिर बाद में उसके अंदर इर्तिका बहुत ज्यादा है, उसके अंदर बार बार मार्क्स सोच रहा है और उसमें मजीद
ठोस होता जा रहा है, सियासत के हवाले, माशियात के हवाले से, सियासी माशियात के हवाले से, सियासी अमल के हवाले से, और मुख्तलिफ समाजों की, ना कि मार्क्स को तौर पर लोग ने सिर्फ यूरोपियन थिंकर बना रखा है, बल्कि एक मुख्तलिफ एक नॉन यूरोपियन दुनिया के हवाले से भी और उसकी तारीख के हवाले से भी मार्क्स की सोच जो है वो मजीद ठोस होती चली जा रही है इस तमाम इर्तिका में। और कलीदी बात ये है कि ये तमाम जो उसके जो शिफ्ट्स हैं, दे आर इन्फॉर्म्ड बाय पॉलिटिक्स। जैसे कि मैंने कहा, जो अमूमी सियासी अवामिल थे, जैसे 1848 के इनकलाब, 1871 में जो पेरिस कम्यून एंड सो ऑन। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात की आपने। एक मुझे इस मौके पर उनका एक जुमला याद आ रहा है कि वो 1876 में जब वो 76 में या 72 में शायद, हाँ 1872 में जब कैपिटल का रशियन ट्रांसलेशन छपी तो उससे बड़ी डिबेट हुई और मार्क्स ने एक खत लिखा बुनियादी तौर पर कि रशिया में कुछ कंफ्यूजन थी कि एक राइटर ने मार्क्स से जो है वो फिलोसॉफिकल हिस्टोरिकल थ्योरी का वो एक कॉन्सेप्ट एसोसिएट किया कि भाई मार्क्स की जो थ्योरी है वो एक तरह से, जैसे आपने पहले कहा कि यूनिवर्सल और आफाकी थ्योरी है जो हर जगह पे अप्लाई हो सकती है बगैर रियलिटी को आप करीब से पढ़े हुए। तो उसमें वो लिखते हैं कि मैंने बेसिकली जो अपनी थ्योरी लिखी है वो, बल्कि ये भी इकरार करते हैं कि प्रिमिटिव एक्यूमुलेशन को जो मैंने लिखा हुआ है वो ज़्यादातर वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में जो है मैं बात कर रहा हूँ, और ज़रूरी नहीं है कि रशियन समाज भी उसी तरह से उसी डेवलपमेंट से गुजरे के एक्सप्रोप्रिएशन हो एक बड़े पैमाने पर, बल्कि पॉसिबिलिटी है कि बगैर सरमायादारी में कदम रखे हुए जो है रशियन कम्युनल सोसाइटी वो एक तरह से कम्युनिज्म में कन्वर्ट हो जाए। और वहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प बात करते हैं कि वी हैव टू कम डाउन फ्रॉम द रियल्म्स ऑफ प्योर थ्योरी टू रशियन रियलिटी। तो वो मुझे बड़ी दिलचस्प लगी कि बेसिकली मार्क्स सिर्फ ये नहीं है कि प्योर थ्योरी की बुनियाद पर हैं, बल्कि वो रियलिटी को करीब से देख रहे हैं कि हालात किस तरह से तब्दील हो रहे हैं और उसी के मुताबिक जो है अपनी थ्योरी में तब्दीलियां लाते रहे हैं। तो इसी पॉइंट पे मैं प्रियांश साहब के पास आना चाहूंगा कि आप क्या सोचते हैं कि क्या मार्क्स जो है सिर्फ एक यूरोपियन थिंकर हैं, या ये कि मार्क्स नॉन यूरोपियन दुनिया में और तीसरी दुनिया में या जो आजकल की दुनिया है उसमें रेलेवेंट हैं? आप क्या समझते हैं कि उसकी क्या तालीमात हैं? नहीं, बिल्कुल। और ये जो अभी अयाज के लिए शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने जो मार्क्स की जिंदगी के जो ट्रैजेक्टरी और स्पेशली जो ब्रेक्स जो आए, जैसा अयाज कह रहे हैं, वो उनको हम अगर ये मद्देनजर रखते हुए हम बात करें तो उनके रेलेवेंस की के लिए कई एग्जांपल असल में और कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे कि पहली बात जो अयाज ने कही कि मार्क्स पॉलिटिक्स के बारे में सोच रहे हैं कि जब वो इस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड आइडिया की तरफ बढ़ रहे हैं कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को आप दोनों को अलग करके नहीं सोच सकते हैं। तो ये अभी की जो हमने जहाँ से अपनी ये बातचीत आज शुरू की कि जो अभी जो सिचुएशन है, ये जो नौकरियां जा रही हैं, और जो अगर आप इसको एक जो कि एक अभी भी आप काफी मजबूत दिशा है सोचने की कि अब आप इकोनॉमिक्स के बारे में सोच रहे हैं तो आप सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में सोच सकते हैं, आप पॉलिटिक्स के बारे में सोच रहे हैं तो आप सिर्फ पॉलिटिक्स की बात कर सकते हैं। लेकिन ये जो शिफ्ट जो मार्क्स जो करते हैं उसकी जरूरत अभी भी कैसे है, तो ये रेलेवेंस का सवाल वहां से आप समझ सकते हैं। क्योंकि अभी जो बदलाव जो आ रहे हैं ये समाज में या फिर इकोनॉमी में, उसको अब आप अकेले अलग से पॉलिटिक्स या अब आप उसको इकोनॉमी से हटा के नहीं दे सकते। तो और उनको समझने के लिए मार्क्स के आइडियाज की काफी उसमें जरूरत है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो पेरिस कम्यून की जो उदाहरण दिया अयाज ने, उसकी हम अगर बात उठाएं तो उसका इंटरनेशनलिस्ट कैरेक्टर था। तो अब आप उसका और काफी जो मार्क्स के खिलाफ जो बात करते हैं, मार्क्स जो क्रिटिक्स हैं, वो उनका कहना है कि वो एक क्या कहेंगे कि एक्सेप्शन था या लेकिन अगर हम 1936 में जब बार्सिलोना, जबकि वर्कर्स ने पूरे शहर का मैनेजमेंट खुद किया और शहर का जो ओनरशिप उन्होंने खुद ली, तो उसमें अब आप देखेंगे कि जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि अमेरिकन दो कम्युनिस्ट ट्रैवलर से लॉइस और उनके हस्बैंड वो ट्रैवल करके आए क्योंकि उनको ये एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चला और वो खुद देखना चाहते थे अब अपने लिए। तो उनकी डायरीज जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है अगर आप 1936 में बार्सिलोना में क्या हुआ उसको समझने के लिए।
और वो जब आते हैं बॉर्डर पर, तो बॉर्डर पर उनसे सवाल पूछा जाता है, क्योंकि उस समय ये भी था कि संदेह काफी था कि कहीं कोई ये आप उस तरीके से इंट्रूडर तो नहीं है, कहीं कुछ इसलिए तो नहीं आए हैं कि कुछ हमारे मतलब सीक्रेट्स लीक करने के लिए। तो उनसे काफी सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद जब बॉर्डर गार्ड्स और जो अफसर जो हैं, जब वो कन्विंस हो जाते हैं कि नहीं इनके कम्युनिस्ट या एनार्किस्ट सिंपैथी हैं, तो तब उनको एंट्री दी जाती है। तो उसके बाद उन्होंने काफी अच्छी डायरी, तो मैं अपने साथियों को कहूंगा कि उस डायरी को अगर वो ऑनलाइन अवेलेबल है, अगर आप उसको गूगल करें तो वो आपको मिल जाएगी, लॉइस और उनके हस्बैंड के जो एक्सपीरियंसेस हैं बार्सिलोना 36 की। तो उसका भी इंटरनेशनलिस्ट कैरेक्टर था। बात कहने की ये है कि यूरोपियन थिंकर की तरह उनको सोचना भी लिमिटेड है, क्योंकि ठीक है, चाहे आप ये कहें कि पेरिस और बार्सिलोना यूरोपियन साइट्स हैं या यूरोप में ये एक्सपेरिमेंट देखे गए, लेकिन वहां पर सिर्फ यूरोप में जन्मे लोग या फिर यूरोपियन या फिर जो वाइट यूरोपियन, जो ये जो आइडिया जो है, जो बहुत ही बेसिक आइडिया है कि यूरोपियन सिटीजन का, कि वो वाइट यूरोपियन, उसको कॉम्प्लिकेट करता है अगर हम वो उस हिस्ट्री में जाएं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो बात जो है, जो जिससे अयाज ने शुरू किया था, और इसलिए उसको अगर हम सोच में रखते हुए आगे बढ़े, तो उससे मार्क्स के जो विचार हैं या उनकी सोच है, उसका रेलेवेंस यूरोप के बाहर भी समझ आता है। अगर हम ये जो अयाज ने कहा कि इनडिटर्मिनेसी की वाली जो बात है, कि क्योंकि मार्क्स का जो हिस्ट्री और जो उनका जो हिस्टोरिकल जो आउटलुक है, वो हिस्टोरिकल आउटलुक को आप समझ नहीं सकते हैं अगर आप इनडिटर्मिनेसी से उसको लिंक ना करें। क्योंकि मार्क्स की क्या रेलेवेंस यही है कि जब भी उनको कुछ नया मिला तो उन्होंने अपना मॉडल चेंज किया, या फिर उन्होंने कोई नया मॉडल क्रिएट किया। तो जैसे कि हम अब अगर हम इंडिया के एग्जांपल की बात करें, एक उनका जो मशहूर ऐसे है जिसको मार्क्स के क्रिटिक्स को काफी पसंद है, वो ऐसे क्योंकि वो उनका जो एक लिए लिमिटेड क्रिटिसिज्म है उसको आगे बढ़ाने में वो उसको काफी वो लोग यूजफुल पाते हैं। कि अब आप इसकी बात करें, वो एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन और ब्रिटिश रूल इन कॉलोनियल इंडिया पे जो मार्क्स ने अपना मजमून लिखा है, तो अब आप उसकी अगर आप ये बात करें तो उसमें जो इटली से जो कंपेयर कर रहे हैं, वो एक पैराग्राफ है उसमें हिंदुस्तान को, तो उसका जो टिपिकल जो आपको क्या कहेंगे, वो ओरिएंटलिस्ट एक्यूजेशन आप मार्क्स पे आप उस पर लगाएंगे। लेकिन बात ये नहीं है कि इम्पोर्टेंट बात ये जरूरी है समझना कि मार्क्स को कितना, जो मार्क्स के पास, आप ये बात समझिए कि मार्क्स के पास जो डेटा जो था भारत के बारे में, क्योंकि वो उनका जो शिफ्ट हुआ है, ये हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जो कि जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो काफी कुछ वो मतलब अभी जो आजकल की पॉलिटिक्स में डेटा का ऑब्सेशन है, और डेटा की बात करेंगे लोग, और उसके बाद ये बोलेंगे कि अगर डेटा नहीं है तो उसको इनवैलिड करार दिया जाएगा किसी भी स्टडी को। लेकिन मार्क्स जो है उनके स्टडीज में आप देखते हैं कि आप कैपिटल पढ़े हैं, कैपिटल में जिस तरीके का डेटा, जिस तरीके का रिच डेटा के साथ वो अपनी रिसर्च और अपनी शोध कर रहे हैं, उस जिस तरीके का डिटेल्ड वो नेचर है जो उनकी रिसर्च का, वो समझना बहुत जरूरी है। तो मार्क्स इंडिया के बारे में लिख रहे हैं तो उनके पास डेटा लिमिटेड, तो वो इस बात से हम अगर हम समझना चाहें। लेकिन बात ये है कि मेथड की जो बात जो याद करेगी, वो मेथड इम्पोर्टेंट है। कि उसका वो एक एक्सपेंडिंग मॉडल है। कि आपने जब एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन की जो मार्क्स बात कर रहे हैं, वो एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन उनके जो उन्होंने जो लिखा है, जो उन्होंने बातें कही है, वो उसमें अपीयर नहीं करता जब तक वो इंडिया की बात करना शुरू करते हैं। और वो इसलिए वो अपीयर करता है क्योंकि वो एक नया मोड ऑफ प्रोडक्शन या एक डिफरेंट मोड ऑफ प्रोडक्शन की, अलग मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनका जो मॉडल था वो एवर एक्सपेंडिंग था, अगर अंग्रेजी का जो टर्म, कि वो हमेशा वो रेप्लिकेट नहीं कर रहा था, जिसकी जो हमने बात पहले की कि वो रेप्लिकेट नहीं करना चाह रहा। तो जब उन्होंने ये इस भारत के बारे में जाना, और भारत के बारे में जब उनके जो लेटर का जो एक्सचेंज है एंगल्स के साथ, जहाँ पे ये बात हो रही, तो उन्होंने फिर एक नया मॉडल या एक नया मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में सोचा। और ये जो मेथड जो इनडिटर्मिनेट लेकिन हिस्टोरिकली रूटेड इन डेटा जिसको कहेंगे, कि जो कि आजकल के जो डेटा ऑब्सेसिव है उनको भी शायद ये बात पसंद है, तो इसलिए बहुत जरूरी है सोचना। तो अब
तो उसको अगर आप ये इस तरीके से समझना चाहेंगे कि वो एक यूरोपियन थिंकर थे जो कि यूरोप में बैठ के पूरी दुनिया के बारे में लिख रहे थे, तो आप फिर उनके जो मेथड है उसमें आप कुछ बहुत ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात वो आपको कम्प्लीटली आप मिस कर जाएंगे, जिसकी की जरूरत है उनके मेथड, क्योंकि उस मेथड की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये जो बार बार जो क्राइसिस का जो सिचुएशन, जो कैपिटलिज्म का जो एवर प्रोलॉन्ग क्राइसिस है कि और रेपिटेटिव क्राइसिस है, और उससे उस साइकिल और जो सर्कुलरिटी जिसकी बात अयाज ने कही थी पहले, अगर हम निकलना चाहते हैं तो कोई भी एंटी कैपिटलिस्ट पॉलिटिक्स जो है वो शुरू हो ही नहीं सकती है जब तक कि आप मार्क्स के जो कि फंडामेंटल थिंकर हैं कैपिटलिज्म के या पूंजीवाद के, तो अगर आपने अगर उस ये फंडामेंटल आइडिया से अगर आपने नहीं सोचना आपने शुरू किया, तो वो एंटी कैपिटलिस्ट पॉलिटिक्स के जो प्रोजेक्ट है उसको कमजोर करती है। और ये बात हमने अभी रिसेंटली देखी है, पिछले 4-5 साल में काफी सोशलिस्ट पॉलिटिशियन जो हैं जो कि मार्क्स के हवाले से कुछ बातें, मार्क्स के आइडियाज को भी पॉपुलर ये डिस्कोर्स या पॉपुलर डिस्कशन में लाए, जैसे कि आप बर्नी सैंडर्स की बात कर लें या जेरेमी कॉर्बिन, या फिर आप सिरीजा की बात कर लें ग्रीस में, या पोदेमोस स्पेन में। तो उनकी जो अभी पिछले 12 या 18 महीने में जो उनकी जो हार हुई है, पोदेमोस अभी भी सरकार में, लेकिन पोदेमोस भी कोलिशन सरकार में है सोशलिस्ट पार्टी के साथ स्पेन, लेकिन सिरीजा और बर्नी सैंडर्स और जेरेमी कॉर्बिन के कैंपेन्स की जो हार हुई है उसको हम नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि जो अगर हम 1848 वाला जो उदाहरण जो अयाज ने पहले इसकी बात की, अगर हम वहां नहीं, अगर हम उस उदाहरण के बारे में ना सोचें, क्योंकि 1848 का भी जो फेल्ड जो रेवोल्यूशन है वो या फिर उसका जो ये क्या कहेंगे शॉर्ट लिव्ड रेवोल्यूशन जो है, जो कुछ समय के लिए ही था, वो इसलिए था क्योंकि उसका जो ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल जो चाहिए ये लॉन्गर रेवोल्यूशन के लिए वो कंडीशंस नहीं थे, और वही कंडीशंस अभी भी नहीं है। ये 4 या 5 साल वाले जो ये एक्सपेरिमेंट जो हुए हैं पॉलिटिक्स में, कॉर्बिन या बर्नी सैंडर्स के कैंपेन में सबसे ज्यादा देखे गए हैं। अगर उन 4-5 साल के उनका ये फेलियर ये भी एक्सप्लेन करता है कि आपको वो कंडीशंस नहीं थे इन पॉलिटिकल सिस्टम्स में, तो उसको हिस्टोरिकली अगर हम नहीं समझेंगे या तो उसमें हम काफी एक इम्पोर्टेंट बात मिस कर जाएंगे, और ये हिस्टोरिकली समझने की जो सोच है वो मार्क्स देते हैं। मैं इसमें एक बात ऐड करूंगा शहाब, मैं इसमें एक बात ऐड करूंगा, वो ये मार्क्स और इंडिया वाले सवाल पर ही, और प्रियांश ने बहुत अच्छी जो बात की एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन के हवाले से, उसमें असल कलीदी बात ये नहीं है कि एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन की जो उसकी बात करता है वो इंडिया के हवाले से और मिडिल ईस्ट के हवाले से कि वो अपनी डिटेल्स में ठीक है कि नहीं। असल बात जो प्रियांश जिस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है वो है रिदम ऑफ थॉट की, सोचने का तरीका कार की, कि एक लेवल पे जब उसको मुख्तलिफ रियलिटी नजर आती है, मुख्तलिफ डेटा मिलता है, डेटा जो या मुख्तलिफ फैक्ट्स कन्फ्रंट करता है, तो ही इज विलिंग टू रीथिंक हिज मॉडल। जो मॉडल एक मखसूस एक समाज से दूसरे समाज से जाने का जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में और अर्ली 90s में प्रेजेंट करता है, जर्मन आइडियोलॉजी में भी, कि जी प्रिमिटिव कम्युनिज्म, स्लेव सोसाइटी, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म और फिर इवेंचुअली सोशलिज्म, वो इस लिनियरिटी को रीथिंक कर रहा है कि भाई जब वो रशिया के लेटर्स में भी और एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में, हो सकता है वो गलत हो इंडिया के हवाले से क्योंकि डेटा लिमिटेड था उस जमाने में, वो बहुत कम सोर्सेस थे इंडिया के हवाले से, लेकिन जो रिदम ऑफ थॉट है ना वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरी बात जो मेरे थोड़ा प्रियांश हो सकता है मिस कर गए, वो ये इंपॉर्टेंट है कि जो ओरिएंटलिज्म वाली बात है वो मुकम्मल तौर पर गलत है, क्योंकि मार्क्स एक तो ये रिदम ऑफ थॉट पर, दूसरा ये कि उसकी इंथुजियाज्म देखें जब जंग आज़ादी होती है हिंदुस्तान में 1857 में, जब हिंदुस्तान में जंग आज़ादी होती है, और उससे पहले जब चीन में जो है वो कॉलोनियल पावर्स के खिलाफ जो है ना वो जंग छिड़ती है, तो मार्क्स और एंगल्स के आप कॉलम भी देख लें हिंदुस्तान और चीन के हवाले से, और आपस की जो लेटर एक्सचेंज है वो फुल सपोर्ट में है जो लोग कॉलोनाइज लोग हमारे इलाकों के लड़ रहे हैं फरंगियों के खिलाफ, ठीक। और मार्क्स खुले तौर पर उनको सपोर्ट करता है और कहता है कि ये तो तारीख की डिलिशियस आयरनी है, वो कहता है कि जिन आलात के जरिए इंसानों का उन इलाकों में इस्तेहसाल किया गया था, टेलीग्राम हो, रेलवे तो हर जमाने में नहीं थी, लेकिन मॉडर्न वेपनरी, आज वही आलात जो हैं
वो इन फरंगी क़ुव्वतों के खिलाफ, इन नौ बदलती क़ुव्वतों के खिलाफ वहाँ के नेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो हिंदुस्तान में नजर आता है कि जब सीपॉय म्यूटिनी जिसको वो कहते हैं, क्योंकि फौज के अंदर से एक बगावत का जो अमल शुरू हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि मार्क्स हमेशा उसके मेथड में ये बात एक दाखिली हिस्सा रखती है, एक कलीदी हिस्सा रखती है कि इंसानी ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन सब्जेक्ट्स इंटरवेंशन, सियासी अमल का इंटरवेंशन, ऑर्गेनाइज लोगों का इंटरवेंशन, और इस बात पे जोर के लोग मुनज़्ज़म होकर अपनी तारीख अपने हाथ में लेकर बना सकते हैं। वो जो बात है ना कि मार्क्स ने लॉज बता दिए कि जी जो बिल्कुल ऑटोमेटिक हैं और इसी तरह चलते हैं, नहीं, मार्क्स की खास बात है कि वो लॉज भी पॉइंट आउट कर रहा है और लॉज की नेगेशन भी, जिसको जो डायलेक्टिक में जिसको हम लेबर ऑफ द नेगेटिव कहते हैं, नेगेशन कहते हैं, उसको भी पॉइंट आउट, क्योंकि वो डायलेक्टिकल थिंकर है, वो कभी भी पॉजिटिविस्टिक तरीके से लॉज को एक तरीके से नहीं सोचता, वो हमेशा उसका तजाद देख रहा होता है। तो इसलिए वो बात अगेन कि जब वो हिंदुस्तान के बारे में भी सोच रहा है, चीन के बारे में सोच रहा है और इन मुख्तलिफ, तो एक तो वो मल्टी लिनियरिटी के तौर की तरफ जा रहा है, आयरलैंड के बारे में सोच रहा है, कॉलोनाइज ममालिक के बारे में। दूसरा ये कि उसका बिल्कुल जोर है इस बात पर कि भाई जो चीज, एक तो लॉ अगर या सरमायादारी के कुछ रुझानात हैं, तो ये रुझानात इसलिए हैं क्योंकि सरमायादारी की जो सिस्टम है वो राइज हो चुका है, जिसके तबकात राइज हो चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो निचले तबकात है वो हमेशा के लिए कंडेम्ड है कि इन्हीं को फॉलो करेंगे। इनफैक्ट मार्क्स उन लॉज की निशानदेही करता ही इसलिए कि इनको तोड़ा जा सके, इसीलिए क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ उन लॉज की तारीखी अफाकियत है, ना कि तारीख से मावरा अफाकियत हो, क्योंकि तारीखी अफाकियत इसलिए वो तोड़े भी जा सकते हैं, इसलिए उनसे आगे भी जा सकता है, उनका तजाद भी होता है और उनको अंडरमाइन करके कुछ नया भी बनाया जा सकता है। और मार्क्स की हिंदुस्तान पर जो उसकी एक आर्टिकल लेके लोग और दो मजामीन लेकर लोग बड़ा तमाशा बनाते हैं, लेकिन मार्क्स के हिंदुस्तान पर 20 मजामीन है और आप वो सारे पढ़ें तो आपको समझ आएगा कि भाई रिदम ऑफ थॉट क्या है। असल बात रिदम ऑफ थॉट की है।